नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जहाज नंबर 302 पार्ट 11। अब बोलो, क्या बात है? ब्रूटा की निगाह मलानी के चेहरे पर जा टिकी थी। रात जब आपके पास से गया तो सुंदर मिला, तब वो नशे में धुत था। मलानी बोला। ब्रूटा सिकुड़ी आंखों से मलानी को देखता रहा। उस वक्त वो अपने आपे में नहीं था, इसलिए वो बात कह गया। क्या बात? सुंदर ने मुझे बताया कि ब्रूटा साहब तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तुम्हें अनीता गोस्वामी की जान लेने पर दौड़ा रखा है और खुद ही अनीता गोस्वामी को पनाह दे रखी है। ब्रूटा के चेहरे पर हैरत के भाव उभरे। सुंदर तुम्हें ऐसा बोला? उसने ये भी कहा कि आप अनीता गोस्वामी को इस वक्त भी जहाज पर रखे हुए हैं। मलानी ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। सुंदर ऐसा बोला? ब्रूटा के चेहरे पर अजीब से भाव थे। मलानी ने खामोशी से सिर हिलाया। और तुमने सुंदर की बात मानी? ब्रूटा की निगाह मलानी पर थी। ब्रूटा साहब, सुंदर मेरा जिम्मेवार साथी है। मेरे हर खास खतरनाक काम में साथ रहता है और पुराना साथी है। उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल सकता। मलानी की आवाज़ में हल्की सी सख्ती आ गई थी। अगर उसने सच नहीं कहा तो उसकी झूठ कहने के पीछे उसका कोई तो लालच होना चाहिए जो कहीं भी मुझे नजर नहीं आता। ब्रूटा ने खुद को संभाला, सिर हिलाया, बोला, तुम्हारी बात सही है। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता। ब्रूटा के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट नजर आने लगा था। सुंदर से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। यह आपने क्यों पूछा? यह सब कहने के पीछे अवश्य कोई खास वजह रही होगी, क्योंकि कल उसने मुझे कहा है कि तुमने अनीता गोस्वामी को जहाज पर रखा हुआ है। तुम्हारा उससे याराना है और बकवास करता है वो। मलानी भड़कने वाले ढंग में कह उठा। यही तो मैं कहता हूँ कि मेरे बारे में भी वो तुमसे झूठ बोलता है। हम दोनों के मन में मैल भरकर वो अपना कोई फायदा निकालना चाहता है, तभी तो। ठीक उसी वक्त वहां वैशाली ने कदम रखा। ब्रूटा ने उसे देखा, फिर सिर हिलाकर उससे बोला, वैशाली, कल रात हम 6ठी मंजिल के डेक पर गए थे। बताओ इसे, क्यों गए थे? वैशाली ने शांत निगाहों से मलानी को देखा। सुना नहीं तुमने? ब्रूटा के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। अनीता गोस्वामी को देखने, वैशाली ने सामान्य स्वर में कहा। सुना मलानी? ब्रूटा ने दांत भींचकर कहा। फिर वैशाली से बोला, किसने कहा था कि अनीता गोस्वामी वहां पर है और मलानी के साथ उसकी खूब निभ रही है? सुंदर ने आपको बताया था, वैशाली बोली। सुना? सुना मलानी? सुंदर तुम्हें भड़का रहा है और मुझे भी। हम दोनों को लड़ाना चाहता है। उसकी यह हिम्मत मेरे साथ खेल खेले। मलानी, ढूंढ हरामजादे को। कुत्ते को गर्दन से पकड़कर ला। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। ब्रूटा से खेल खेलता है? ब्रूटा का चेहरा गुस्से से धधक रहा था। कल से मैं सुंदर की बात से परेशान था और सोच रहा था कि तुम्हारे साथ क्या करूं। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं कोई गलती कर बैठता। अब तो मैं सुंदर को छोड़ने वाला नहीं। मलानी दांत भींचकर कह उठा। मेरा पत्ता साफ करवा कर आपकी नजरों में चढ़कर वो मेरी जगह लेना चाहता होगा। यही बात होगी। पकड़ के ला कमीने को। मलानी फौरन बाहर निकलता चला गया। क्या बात हो गई डियर? वैशाली ने ब्रूटा के पास बैठते हुए पूछा। बात तो मालूम होगी जब मलानी और सुंदर दोनों मेरे सामने होंगे, ब्रूटा ने भींचे स्वर में कहा। मलानी या सुंदर में से कोई एक मेरे से खेल खेल रहा है। मालूम हो जाएगा दोनों में से वो कौन हरामजादा है। बुरी मौत मारूंगा। जगमोहन को 45 मिनट लगे जहाज के थर्ड मेट अजीत सिंह को ढूंढने में। वो जहाज के पीछे वाले हिस्से में रेलिंग थामे तेज धूप में शांत समंदर को देख रहा था। उसकी उम्र 55 बरस की थी। गठीले बदन का फुर्तीला आदमी दिखता था। हेलो, जगमोहन उसके पास पहुंचकर बोला। आप जहाज के थर्ड मेट हैं? हाँ हूँ। उसने गर्दन घुमाकर जगमोहन को सिर से पांव तक देखा। मतलब कि आपका नाम अजीत सिंह है? हाँ है, उसने पहले वाले अंदाज में कहा। मैं जहाज का यात्री हूँ। वो तो नजर आ ही रहा है। आज सुबह अचानक ही मुझे टाइटैनिक जहाज की याद आ गई। जगमोहन ने कहा। सोचता हूँ अगर टाइटैनिक की तरह यह जहाज भी डूब गया तो क्या होगा? नहीं डूबेगा यह जहाज। क्यों?
टाइटैनिक डूबा था 1912 में। पुरानी बात है। जहाज का डूबना मजाक नहीं है। तुम्हारा मतलब कि अब जहाज नहीं डूबते? नहीं, निश्चिंत होकर जाओ और खा पीकर मौज करो। अजीत सिंह लापरवाही से बोला। अभी हाल ही में तो जहाज डूबा था। कौन सा? जगमोहन पर अजीत सिंह की निगाह जा टिकी। सनविस्टा। सनविस्टा? अजीत सिंह की निगाह जगमोहन पर जा टिकी। कौन सी कंपनी का जहाज था यह? सन क्विसिस शिपिंग कंपनी का जहाज था। 30,000 टन वाला लग्जरी जहाज था, जिसमें यात्री और जहाज के कर्मचारी यानी कुल मिलाकर 28-2900 लोग इसमें सफर कर सकते थे। सनविस्टा जहाज की 11 मंजिलें थी। जहाज में कुल 515 केबिन थे। एक एक केबिन में 2-3 यात्रियों के रुकने का भी इंतजाम था, जगमोहन ने बताया। तब सनविस्टा में तुम भी सवार थे? नहीं, लेकिन ऐसी बातों की जानकारी तो रखनी पड़ती है। और बताऊं? अजीत सिंह ने शांत भाव से उसे देखा, फिर कह उठा। आप बताते हुए कुछ भूल भी सकते हैं। मैं ही सब कुछ आपको बता देता हूँ। सनविस्टा नाम का जहाज 19 मई 1999 को फ्रैंकफर्ट बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था और उसमें सिंगापुर, मॉरिशस, कनाडा, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन और भारत के 472 यात्री सिंगापुर जाने वाले थे। सब कुछ रट रखा है। बताओ, उस जहाज का कैप्टन कौन था? जगमोहन बोला। स्वेन हार्टजेल। समुद्री जहाजों के कीड़े लगते हो। उस वक्त सनविस्टा पर 472 यात्री थे और 632 जहाज के कर्मचारी, यानी कि कुल मिलाकर 1104 लोग, अजीत सिंह बोला। और जहाज पर 18 लाइफ बोट, 2100 लाइफ जैकेट और 24 लाइफ रैफ्ट थे। एक एक लाइफ बोट में 60-70 व्यक्ति आसानी से आ सकते थे। इनमें कुछ लाइफ बोट्स इंजन वाली थी और कुछ बिना इंजन वाली। इस जहाज के इंजन में आग लग गई थी, जिस पर काबू नहीं पाया जा सका। ऐसे में मेरी समझदारी की वजह से और कप्तान स्वेन हार्टजेल की सहायता से सब यात्री बचा लिए गए थे। जहाज कर्मी बच गए थे। जहाज अवश्य डूब गया। जगमोहन ने उसे गहरी निगाहों से देखा। तुम्हारी समझदारी इसमें कहां से आ गई? क्योंकि सनविस्टा का थर्ड मेट मैं ही था। मैंने ऐसे बुरे मौके पर सुरक्षा का ठीक ठीक इंतजाम कर रखा था। मैं तब तक जहाज का लंगर नहीं उठने देता जब तक यात्रियों के हिसाब से मेरा सामान पूरा नहीं हो जाता। अपनी ड्यूटी को मैं गंभीरता से लेता हूँ। बेशक सालों साल के बाद कोई एक ही जहाज डूबता है, लेकिन मैं कभी लापरवाही नहीं करता। अच्छी आदत है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। दरअसल मैं तुमसे बात करके तसल्ली करना चाहता था कि अगर इस जहाज के डूबने की नौबत आ जाए तो क्या यात्रियों को बचाने का पूरा साजो सामान का इंतजाम तुमने कर रखा है? फिक्र मत करो, यात्रियों को बचाने का पूरा इंतजाम है, लेकिन जहाज नहीं डूबेगा। यह तो अच्छी बात है कि ना डूबे। वैसे जहाज पर कितने यात्री हैं? 423 यात्री और 300 करीब कर्मचारी हैं, अजीत सिंह बोला। मतलब कि करीब 850 लोग हुए। ऐसा ही समझो। सुनो, अगर जहाज के डूबने की नौबत आ जाए तो तब मुझे पहचान लेना। मैं जरा जल्दी घबरा जाता हूँ। तब सबसे पहले मुझे ही लाइफ बोट पर उतारना। अजीत सिंह ने उसे घूरा। चलता हूँ, बुरा मत मानना। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि जहाज नहीं डूबेगा। जहाज पर अगर कोई मुसीबत आती है तो यात्रियों को बचाने का पूरा इंतजाम है, जगमोहन ने देवराज चौहान को बताया। जहाज के थर्ड मेट से मेरी बात हुई है। यात्रियों के बचाव के इंतजाम का सामान तैयार रखना उसकी जिम्मेदारी है। कितने यात्री हैं जहाज पर? देवराज चौहान ने पूछा। 423 यात्री हैं। करीब 300 जहाज के कर्मचारी हैं, जगमोहन बोला। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। तुम्हारे दिमाग में क्या है? क्या जहाज डूबेगा? जगमोहन कुछ बेचैन हुआ। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। लेकिन उससे पहले जहाज के यात्री और कर्मचारी उतर चुके होंगे। जब जहाज डूबेगा तो वो बिल्कुल खाली होगा। खुलकर बताओ। आज रात को हमने प्रूटा वाले जहाज के प्राइवेट हिस्से में प्रवेश करना है, देवराज चौहान ने कहा। उसके बाद हर बात तुम्हें समझ आती चली जाएगी। साइलेंसर वाली रिवॉल्वर के साथ साथ फालतू गोलियां भी ले चलना। भीतर हमारे सामने कैसी भी स्थिति आ सकती है। देवराज चौहान सोहनलाल के पास पहुंचा। तुम कहां तक पहुंचे? देवराज चौहान ने पूछा। मेरा काम तैयार है, सोहनलाल ने कहा। इधर वाली तार को कनेक्शन दे चुका हूं।
दीवार के भीतर पाइप में से तार निकालकर उसे छील चुका हूँ। तार का दूसरा हिस्सा उसमें लगाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जब कहोगे यह काम कर दूंगा। उसके बाद वीसीआर में जो कैसेट लगाऊंगा, भीतर कंट्रोल रूम में बैठे आदमियों को टीवी में मेरी कैसेट के दृश्य ही नजर आएंगे और वही दृश्य मेरी टीवी में भी देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, ये हर कैसेट आधे घंटे की है, परंतु तुमने 25 मिनट में कैसेट को बदल देना है, इसलिए कि तुमसे किसी तरह की कोई लापरवाही न हो। अगर तुम कैसेट बदलना भूल गए या देरी कर दी बदलने में, तो उन लोगों को अपनी टीवी स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आएगा और वो शक में पड़ सकते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है। देवराज चौहान ने कहा। कहीं गड़बड़ नहीं होगी, मैं चौकस रहूंगा, सोहन लाल ने विश्वास भरे स्वर में कहा। लेकिन जब मैं कैसेट बदलूंगा तो उसमें 15 सेकंड तक का वक्त लग सकता है। ऐसे में कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड्स तक अपनी स्क्रीनों पर कुछ नजर नहीं आएगा। जब जब कैसेट बदलती जाएगी ऐसा हर बार होगा। ऐसे में भी तो वे शक कर सकते हैं कि कहीं गड़बड़ है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमारे पास इस बात को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। मजबूरी में यह रिस्क तो हमें लेना ही होगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। 1.5-2 घंटे की बात होगी। तब तक मेरे ख्याल में भीतर के हालात बदल चुके होंगे। तुम्हारी यह ड्यूटी खत्म हो जाएगी। रात कब, यह सब शुरू करना होगा। 11 बजे के आसपास का वक्त ठीक होगा। 50 करोड़ डॉलर हाथ में आने के बाद क्या किया जाएगा, सोहन लाल ने पूछा। महादेव की मौत की एवज में ब्रूटा को खत्म किया जाएगा। देवराज चौहान की आवाज में कठोरता आ गई थी। महादेव का हत्यारा सही सलामत नहीं रह सकता, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि भीतर ब्रूटा ने सुरक्षा का कोई और तगड़ा इंतजाम कर रखा हो और बाजी उल्टी पड़ जाए, तुम फंस जाओ, सोहन लाल ने कहा। ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल जो भी होगा सामने आ जाएगा, तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। मलानी 1 घंटे बाद ब्रूटा के पास पहुंचा। सुंदर कहाँ है, ब्रूटा उसे देखते ही बोला। साथ क्यों नहीं लाए उसे? वो कहीं भी नहीं मिल रहा, मलानी उखड़े लहजे में कह उठा। नहीं मिल रहा? ब्रूटा की आंखें सिकुड़ी। नहीं, लगता है वो जान गया है कि उसका ड्रामा खुल गया है, इसलिए कहीं छिप गया है, मलानी बोला। ब्रूटा ने कुछ ज़्यादा ही सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं तलाश करवाता हूँ सुंदर की, वो बचेगा नहीं, तुम जाओ। मलानी चला गया। ब्रूटा की आंखों में जहरीले भाव उभरे। मैं जानता था कि ऐसा कुछ होगा। मलानी, तू ज़्यादा सयानापन दिखा रहा है। बड़बड़ाते हुए ब्रूटा उठा और इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर बटन दबाया। बात हुई, इकबाल को भेजो, कहने के साथ ही ब्रूटा ने रिसीवर रखा और पुनः बड़बड़ाया। मलानी, सुंदर की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे झूठ बोले। मेरे को पूरा भरोसा है कि उस छोकरी की वजह से तू मेरे को चक्कर में डाल रहा है। तभी वैशाली बाथरूम से निकली। कौन था? मलानी आया था। हाँ, ब्रूटा ने सामान्य स्वर में कहा। सुंदर उसे मिल नहीं रहा, तुम जरा पूछताछ करो, जहाज पर कहीं हो। वैशाली ने नहीं बताया कि अब सुंदर कभी नहीं मिलने वाला। मलानी ने उसे मारकर रात को ही समंदर में फेंक दिया है। मैं ढूंढती हूँ उसे, कहने के साथ ही वैशाली वहां से चली गई। करीब 20 मिनट बाद 40 वर्षीय इकबाल ने भीतर प्रवेश किया। आओ इकबाल, आपने मुझे याद किया ब्रूटा साहब? इकबाल सतर्क स्वर में बोला। हाँ, कहने के साथ ही ब्रूटा आगे बढ़ा और टेबल की ड्रॉर खोलकर उसमें रखी अनीता गोस्वामी की तस्वीर निकाली। जहाज के सारे वेटर तुम्हारे अंडर हैं इकबाल। जी, यह तस्वीर लो। ब्रूटा ने उसकी तरफ तस्वीर बढ़ाई। इकबाल ने अनीता गोस्वामी की तस्वीर ली, देखी। जहाज पर कितने वेटर हैं? करीब 100 हैं। सबको यह तस्वीर दिखाओ। किसी न किसी वेटर ने इस लड़की को चाय, कॉफ़ी, लंच, डिनर सर्व किया होगा। मालूम करो यह किस केबिन में है। सारा काम गुपचुप तरीके से होना चाहिए। मलानी को भी तुम्हारी भागदौड़ का पता न चले। यह लड़की जहाज पर ही किसी केबिन में है। जब मालूम हो कि यह कहाँ है तो चुपचाप इसे मेरे पास ले आओ। ब्रूटा ने दांत भींचकर कहा। जी। इकबाल तस्वीर थामे बाहर निकल गया। ब्रूटा के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे। मलानी, ब्रूटा बड़बड़ा उठा, मेरे से चालाकी? अब ये लड़की बताएगी कि असलियत क्या है। यह मेरा जहाज है और इस जहाज पर छिपे चूहों को भी मैं निकाल कर सामने ले आऊं। फिर ये लड़की कहाँ छिपेगी? मैं जानता हूँ
सुंदर नहीं मिलेगा। उसे तूने खत्म करके समंदर में फेंक दिया है ताकि मेरे सामने खड़े होकर तेरी तरफ उंगली उठाकर वो ठोक बजाकर तेरी पोल ना खोल सके। बेवकूफ, ब्रूटा को नाच नचाने की कोशिश करता है। शाम के 5 बजे इकबाल ने अनीता गोस्वामी के साथ ब्रूटा के सामने कदम रखा। अनीता गोस्वामी का चेहरा फक पड़ा हुआ था। एक रंग जा रहा था तो दूसरा आ रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी की लहरें जोरों से उछाल भर रही थी। अनीता गोस्वामी को सामने पाकर ब्रूटा मुस्कुराया। जा इकबाल, तूने बढ़िया काम किया है। कहाँ मिली यह? 6ठी मंजिल के 18 नंबर केबिन में, इकबाल ने बताया। ठीक है, तू जा। इकबाल चला गया। ब्रूटा की तीखी निगाह अनीता गोस्वामी पर ही टिकी थी। अच्छी भली तो नीलगिरी शिपिंग में सालों से काम कर रही थी। इधर उधर हाथ मारकर बेकार का ही झंझट मोल ले लिया। बैठ बैठ, घबराती क्यों है? वो घबराई सी खड़ी रही। बैठ। इस बार ब्रूटा का स्वर तेज हो गया तो वो जल्दी से सोफा चेयर पर बैठ गई। ब्रूटा मुस्कुराया। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मुझे ये समझ नहीं आता कि तू मलानी के चक्कर में कैसे पड़ गई। अच्छी भली खूबसूरत है तू, कोई दूसरा नहीं मिला? मलानी ही मिला क्या? ब्रूटा मुस्कुराया। घबराहट में डूबे अनीता गोस्वामी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। जवाब दे। ब्रूटा का खौफ ही इतना था कि उसे होठों से जवाब निकालना पड़ा। वो मुझे अच्छा लगता है। नाम बोला कर। कौन वो? ब्रूटा का स्वर तीखा हो गया। मलानी। 2 पल के लिए ऐसा लगा जैसे ब्रूटा का चेहरा जहरीले सागर में डूब गया हो। साला कुत्ता मलानी मेरे को बेवकूफ बनाता है सुंदर की कहानी सुनाकर। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि सब किया धरा मलानी का ही है। ब्रूटा जहरीले स्वर में कह उठा। फिर बोला, तेरे को मलानी जहाज पर लाया, जहाज के इस प्राइवेट हिस्से में लाया। तब तेरे को पता चला कि यहाँ पर क्या होता है। क्यों, ठीक बोला मैं? हाँ, कुत्ता है, बहुत कुत्ता है मलानी, जो एक छोकरी के चक्कर में पड़कर खुद को मिट्टी में मिला लिया। फंसा ना। झूठ की कश्ती पर चढ़कर कभी किनारे लगा है कोई? नहीं लगा, क्योंकि ऐसी कश्ती का आगा पीछा तो होता नहीं। बुरा फंसा। खैर बता, वो जो 2-3 आदमी हैं जहाज पर, वो तेरे आदमी हैं? तू साथ लेकर आई है उन्हें? नहीं। जानती है उन्हें? मैं मलानी के अलावा किसी को नहीं जानती। अनीता गोस्वामी बोली। क्या चाहती है तू? तू जहाज पर क्यों है, जबकि तू जानती है कि मेरे को तेरी ज़रूरत है? मलानी की शय पर जहाज पर है कि वक्त आने पर वो तेरे को बचा लेगा? बोल, बता। मलानी से मैं रिश्ता तोड़ चुकी हूँ, अनीता गोस्वामी हिम्मत करके बोली। दिल भर गया है क्या उससे? ब्रूटा हंसा। नहीं, दिल नहीं भरा। ये सब इसलिए हुआ कि वो आपसे वास्ता रखता है और आप हथियारों के सौदागर हैं। हिंदुस्तान में हथियार फैलाकर फसाद करवाते हैं और इसमें मलानी आपका साथ देता है। अनीता गोस्वामी की आवाज़ में कठोरता आ गई। अच्छा, ब्रूटा ने आंखें फैलाई। और? इतना ही बहुत है कि तुम सब लोग गद्दार हो, देश को खा रहे हो। अनीता गोस्वामी उबल पड़ी। ब्रूटा हंसा। मुझे तो पता चला है कि मलानी और तुम अभी भी घुट घुट कर बात करते हो। दूसरी तरफ तुम कहती हो कि तुम उससे बात नहीं करती, नफरत करती हो। मेरे और मलानी के बीच जो रिश्ता है वो मेरी जाति बात है। तुम? गलत। ब्रूटा ने हाथ हिलाया। मेरे आदमी के साथ वास्ता रखती तुम्हारी कोई भी बात जाती नहीं हो सकती। कहने के साथ ही ब्रूटा ने एक तरफ लगी बेल बजाई। सेकंडों में उसके दोनों गनमैन वहां पहुंचे। इस लड़की को किसी केबिन में बंद कर दो, ब्रूटा ने दांत भींचकर कहा। रात को 9 बजे मलानी आया। ब्रूटा उसे देखकर शांत भाव में मुस्कुराया। आओ मलानी। सुंदर नहीं मिला क्या? नहीं, मलानी ने कहा। समझ में नहीं आता कि वो जहाज से कहाँ गायब हो गया। छोड़ो उसे। ब्रूटा उठ खड़ा हुआ। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ब्रूटा मलानी को लेकर कंट्रोल रूम में पहुंचा। कुर्सियों पर बैठे स्क्रीनों पर नजर रख रहे दोनों व्यक्ति फौरन उठ खड़े हुए, सलाम मारा। ब्रूटा आगे बढ़ा और छोटे से बोर्ड के बटनों को दबाने लगा। मलानी समझ नहीं पा रहा था कि ब्रूटा क्या दिखाना चाहता है। तभी एक स्क्रीन के दृश्य बदले और फिर स्क्रीन पर केबिन में मौजूद अनीता गोस्वामी नजर आने लगी, जो कि बेचैनी से केबिन में टहल रही थी। मलानी चिहुक उठा। फटी फटी आंखों से अनीता गोस्वामी को देखने लगा।
ब्रूटा मुस्कुराकर पलटा। मलानी के हैरत भरे चेहरे पर निगाह मारी। देखा मलानी, तुम इसे नहीं ढूंढ पाए, मैंने ढूंढ लिया। मलानी ने फौरन खुद को संभाला। इसका मतलब सुंदर ठीक कहता था कि आपने अनीता गोस्वामी को जहाज पर रखा। सुंदर और भी बहुत कुछ कहता था। आओ हॉल में बातें करते हैं। ब्रूटा ने कहने के बाद कंट्रोल रूम में मौजूद दोनों आदमियों को देखा। लापरवाह मत होना, जहाज पर कुछ दुश्मन मौजूद है, वो इस तरफ आने की कोशिश ना करें। ऐसा हो तो फौरन खतरे का अलार्म बजा देना। यस सर। ब्रूटा मलानी को लेकर हॉल में पहुंचा। मलानी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। इतना तो वह समझ चुका था कि गड़बड़ हो चुकी है। हॉल में पहुंचते ही ब्रूटा ने बेल दबाई तो उसके दोनों गनमैन फौरन वहां हाजिर हो गए। मलानी को अब भारी तौर पर गड़बड़ महसूस होने लगी। ब्रूटा सोफे पर बैठा और सिगरेट सुलगाकर मुस्कुराते हुए मलानी को देखा। दोनों गनमैन बेहद सतर्क अंदाज में वहां खड़े थे कि ब्रूटा के लिए जब उनकी जरूरत पड़े तो वे तुरंत हरकत में आ जाएं। मलानी की निगाह ब्रूटा पर थी। मलानी, ब्रूटा ने कश लिया, तेरे को हैरानी नहीं हुई उस लड़की को मेरे पास देखकर? बहुत ज्यादा हुई। सुंदर ने यही कहा। सुंदर की बात मत करो, मैं अनीता गोस्वामी की बात कर रहा हूँ। ब्रूटा के स्वर में कठोरता आ गई। क्या बात? ब्रूटा ने गनमैन को देखा और व्यंग भरे स्वर में कह उठा, मलानी साहब की तलाशी लो। मलानी कुछ समझ पाता। एक गनमैन उसके पास पहुंच चुका था। दूसरे के हाथ में रिवॉल्वर नजर आने लगी थी जिसका रुख मलानी की तरफ था। मलानी की जेब से रिवॉल्वर लेकर गनमैन पीछे हो गया। मलानी का चेहरा कठोर हो गया। ब्रूटा साहब, आपकी इस हरकत का मतलब नहीं समझा। वो अनीता गोस्वामी ने सब कुछ बता दिया है। ब्रूटा ने कश लिया। क्या सब कुछ? जो तुम मुझसे छिपा रहे थे, जिसके बारे में सुंदर ने मुझे बताया था। तुमने मुझे बताया नहीं कि अनीता गोस्वामी के साथ तुम्हारा खासा याराना है। ब्रूटा उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। इस वक्त मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूँ जो छोकरी ने बताई हैं। तुम छोकरी को जहाज पर मेरे प्राइवेट हिस्से में क्यों लाए? मलानी समझ गया कि अनीता गोस्वामी ने सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी गलती की वजह से वो मेरा धंधा जान गई। इस गलती को फौरन सुधारा भी जा सकता था अगर तुम उसी वक्त उसे खत्म कर देते, लेकिन तुमने उसे खत्म नहीं किया, ना ही मुझे इस बारे में बताया। जब वो मेरी पोल खोलने में लग गई तो भी तुमने उसे खत्म नहीं किया। उसे अपने पीछे छिपा लिया और दूसरों को कहते रहे उसे तलाश करो और खत्म कर दो। ब्रूटा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मलानी को खेल खत्म होता नजर आने लगा। सुंदर भांप गया कि तुम क्या कर रहे हो। हिम्मत करके उसने सब कुछ साफ साफ मुझे बता दिया और इस बात की खबर जाने कैसे तुम्हें लग गई और तुमने फौरन सुंदर को साफ कर दिया। कहाँ है वो? होठ पीछे मलानी खामोश रहा। कैसे मारा उसे? समंदर में फेंक दिया होगा खत्म करके उसे। मलानी फिर भी कुछ नहीं बोला। तुम मेरे खास आदमी हो, मैंने आंखें बंद करके तुम पर विश्वास किया। ब्रूटा ने गहरी सांस लेकर सिर को दाएं बाएं हिलाया। सही कहते हैं लोग, विश्वासी आदमी ही विश्वासघात करते हैं। जो इंसान 10 फीट दूर रहता हो वो विश्वासघात कैसे करेगा? तकलीफ तो ये हो रही है कि एक लड़की की खातिर तुमने मुझसे बिगाड़ी। आपने कभी प्यार किया है ब्रूटा साहब? भिजे होठों से मलानी बोला। हाँ किया है, मेरी बीवी, 2 बच्चों की माँ। आपने बच्चे पैदा किए हैं, प्यार नहीं किया। तुम्हारा मतलब कि बच्चे बिना प्यार किए ही हो जाते हैं? हाँ, बच्चे पैदा करने को प्यार नहीं कहते। वो तुम्हारा मतलब कि तुम्हारी तरह गद्दारी करके लड़की बचाकर बच्चे पैदा किए जाएं तो उसे प्यार कहते हैं। ब्रूटा सिर हिलाकर कड़वे व्यंग भरे स्वर में कह उठा। मलानी ने सख्ती के साथ दांत भींच लिए। सुनो मलानी, ब्रूटा की आंखों में एकाएक पागलपन झलक उठा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी मौत कैसे होगी। पहले तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। तुम्हारी मौत का तमाशा मेरी आंखों के सामने होगा। मुझे कोई जल्दी नहीं होगी तुम्हें मारने की, लेकिन तब तुम्हें मरने की जल्दी होगी। और जब मरोगे तो तुम्हारी लाश के साथ भारी सामान बांधकर तुम्हें समंदर में फेंका जाएगा ताकि तुम्हारा मांस मछलियां खा लें तो कंकाल भी ऊपर ना आ सके। समंदर के तल में तुम्हारी हड्डियां बहुत चैन से रहेंगी और तेरी वो महबूबा, वो अनीता गोस्वामी, वो मेरी सेवा किया करेगी।
मैं? ब्रूटा! मलानी दांत भींचकर ब्रूटा पर झपटा, लेकिन गनमैनों ने उसे 2 कदम से आगे नहीं बढ़ने दिया। ब्रूटा हंसा, वहशी दरिंदगी से भरी हंसी। ले जाओ इसे, सख्त पहरे में रखना। डिनर के बाद इसके साथ खेल खेलूंगा। खाली पेट खेल खेलने में मजा नहीं आता। रात के 11 बज रहे थे। जहाज अपनी रफ्तार के साथ समंदर में दौड़ा जा रहा था। शाम से पैदा हुआ शोरगुल अब कम होने लगा। ग्राउंड फ्लोर पर कुछ लोगों की पार्टी चल रही थी। कुछ लोग अभी भी ग्रुप में डेक पर टेबल कुर्सियां बिछाए समुद्री यात्रा का मजा ले रहे थे। दूसरी मंजिल पर स्थित ब्रूटा की प्राइवेट जगह, वह जो डबल ऑटोमेटिक लॉक वाला प्रवेश द्वार था, जिसके खुले होने पर ही भीतर प्रवेश किया जा सकता था। इसके अलावा अगर कोई और आने जाने का रास्ता था तो वो जग जाहिर नहीं था। उस दरवाजे को ब्रूटा ही जानता होगा और यकीनन वह बेहद गुप्त रास्ता होगा। बहरहाल उस दरवाजे के बाहर सफेद वर्दी में गनमैन खड़ा था। कंधे पर उसने गन लटका रखी थी। पास ही में स्टूल पड़ा था कि अगर थक जाए तो उस पर बैठा जा सके। उसकी ड्यूटी 10 बजे ही शुरू हुई थी और सुबह 5 बजे उसकी जगह लेने दूसरे गनमैन ने आ जाना था। उसकी निगाह सामने खाली नजर आ रही गैलरी में जा टिकी, जहां से जगमोहन और सोहन लाल ने भीतर प्रवेश किया था। दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाले गुड़मुड़ हुए लड़खड़ाते हुए ऐसे बड़े चले आ रहे थे कि जैसे अभी गिरे, जैसे दोनों ने तगड़ी पी रखी हो। यह सब देखते ही गनमैन फौरन सतर्क हो गया। उसने गन उतारकर हाथ में ले ली और उन दोनों पर टिक चुकी थी। वे जैसे नशे में बड़बड़ाते हुए पास आते जा रहे थे। इधर कहाँ आ रहे हो? गनमैन का स्वर सख्त था। उन दोनों ने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। वे पास पहुंच गए। रुको, इधर कहाँ जा रहे हो? गनमैन ने अपनी गन आगे की। ये क्या कर रहा है? डंडा पीछे हटा। सोहन लाल ने दिखाया जैसे वो तगड़े नशे में हो। पीछे हट, हमें अपने केबिन में जाना है, जगमोहन नशे से भरे स्वर में कह उठा। गनमैन समझ गया कि दोनों तगड़ी पिए हुए हैं और अपने केबिन का रास्ता भूलकर इस तरफ आ गए हैं। इस तरफ केबिन नहीं है, गनमैन बोला। वापस जाओ। क्यों नहीं है केबिन? हमारा केबिन इधर ही है, सोहन लाल कहकर जोरों से लड़खड़ाया। मैंने बोला इधर नहीं है, वापस जाओ। कहने के साथ गनमैन ने गन उसकी छाती पर टिका दी। अबे, फिर डंडा आगे करता है। ये डंडा नहीं है, जगमोहन ऐसे बोला जैसे कुछ होश में हो। बंदूक है। बंदूक? कहकर सोहन लाल ने जानबूझकर आंखें फाड़ी। गन को देखा, फिर घबराया सा कह उठा, ये क्या कर रहा है? हमें गोली मत मार। जो भी रुपया पैसा है वो बेशक ले ले। दे इसे सब कुछ दे दे, नहीं तो ये हमारी जान ले लेगा। ये शब्द सोहन लाल ने जगमोहन से कहे और कलाई पर बंधी घड़ी निकालकर जबरदस्ती गनमैन को थमाई। ठहर, अभी पर्स भी देता हूँ, कहकर सोहन लाल ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। गनमैन यही समझा, नशेड़ियों से पाला पड़ गया है। वह इनसे निपटने की सोच ही रहा था कि तभी जगमोहन ने फुर्ती के साथ उसकी गन को दोनों हाथ से पकड़ा और झपट्टा मारने वाले ढंग से खींचकर उसे अपने कब्जे में कर ली। तब तक सोहन लाल जेब से रिवॉल्वर निकालकर गनमैन के पेट से लगा चुका था। यह सब होता पाकर गनमैन ठगा सा हक्का बक्का रह गया। अगले ही पल जगमोहन का दायां हाथ खास अंदाज में उसकी कनपट्टी पर पड़ा। वो कुछ भी नहीं समझ पाया। पीछे को हुआ कि जगमोहन का हाथ पुनः उसकी कनपट्टी पर पड़ा। उसके होठों से करहा निकली और वह नीचे गिरने को हुआ कि जगमोहन ने उसे एक हाथ से संभाला और फौरन कंधे पर लाद लिया। दूसरे हाथ में गन थी। सोहन लाल ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। मैं चलता हूँ। जगमोहन तेजी से वापस पलटा और गैलरी पार करके बाईं तरफ मुड़कर केबिन वाली गैलरी में आ गया। इत्तेफाक से इस वक्त वहां कोई नहीं था। वहां से वो सीधा सोहन लाल के केबिन नंबर 15 में पहुंचा, जहां देवराज चौहान मौजूद था। इसे नीचे लिटाकर हाथ पांव बांध दो और सोहन लाल के आते ही मेरे पास पहुंच जाना, कहने के साथ ही देवराज चौहान केबिन से निकला और रास्ता पार करके सोहन लाल के पास जा पहुंचा, जो उसी बंद दरवाजे के पास खड़ा था। देवराज चौहान को देखते ही सोहन लाल ने कमीज के भीतर फंसा रखी बेल्ट में से औजार निकाले और दरवाजे का डबल ऑटोमेटिक लॉक खोलने लगा। देवराज चौहान गैलरी में नजर रखने लगा। चेहरे पर कठोरता थी।
कितनी देर लगेगी? हमारे पास वक्त कम है, कोई भी आ सकता है, देवराज चौहान बोला। उस दिन 5 मिनट लगे थे, अब 2 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, अपने काम में लगा सोहनलाल कह उठा। इस डोर लॉक के भीतरी सिस्टम से वाकिफ हो चुका हूँ। देवराज चौहान बतौर पहरेदार खड़ा रहा। सोहनलाल ने सिर्फ 1.5 मिनट लगाया डोर लॉक खोलने में, फिर औजार समेटकर वापस बेल्ट में फंसाता हुआ बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि काम 2 मिनट में हो जाएगा। केबिन में पहुंचते ही सबसे पहले वो वीडियो कैसेट चला देना जिसमें भीतर के दृश्य है। ऐसे में कंट्रोल रूम वाले उसी कैसेट के दृश्यों को देखेंगे, असल में जो भीतर हो रहा होगा वो नहीं देख पाएंगे। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, कैसेट वीसीआर में लगी पड़ी है। सोहनलाल बोला, तार के कनेक्शन दे चुका हूँ। जब जगमोहन तुम्हारे पास पहुंचे तो समझना कैसेट चल चुकी है। उस गनमैन का ध्यान रखना, वो शोर शराबा ना करे। जब देखो कि उसे होश आने वाला है फिर बेहोश कर दो। अगर उसे होश आने दिया तो तगड़ा झंझट खड़ा हो जाएगा। मैं संभाल लूंगा उसे, सोहनलाल ने विश्वास भरे स्वर में कहा और तेजी से वहां से चला गया। देवराज चौहान सावधानी से वहां खड़ा निगाहें दौड़ाता रहा। 1 मिनट से भी कम समय में जगमोहन वहां पहुंचा। इस बार तो सोहनलाल ने बहुत जल्दी ही डोर लॉक खोल दिया। जगमोहन बोला, साइलेंसर लगा रिवॉल्वर है? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में पूछा। है। जगमोहन का हाथ कपड़ों में छिपी रिवॉल्वर पर पहुंच गया। फालतू राउंड? वो भी ले लिए। दोनों की निगाहें मिली। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली। हम भीतर चल रहे हैं, वहां कुछ भी हो सकता है। देवराज चौहान की आवाज में खतरनाक भाव थे। अगर कभी कुछ करने का वक्त आए तो मेरे इशारे का इंतजार मत करना, जो ठीक समझो वो कर देना। जगमोहन ने होठ भींचे सिर हिलाया और रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। रेडी? यस। देवराज चौहान ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और दांत भींचे उसे दबाकर दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। पीछे पीछे साथ ही जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान ने दरवाजा बंद किया और भीतर से सिटकनी लगा दी। सामने 10 फीट लंबी गैलरी थी और फिर बाईं तरफ मोड़। क्या ख्याल है? जगमोहन होठ भींचे कह उठा। उन लोगों ने कंट्रोल रूम में मौजूद स्क्रीनों पर हमें देख लिया होगा या हमारी चाल कामयाब रही कि उनकी स्क्रीनों पर हमारी चलाई कैसेट के दृश्य नजर आ रहे होंगे। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने लगा। चेहरे पर कठोरता उभरी पड़ी थी। सतर्कता का दामन थामे जगमोहन ने भी कदम आगे बढ़ा दिया। कंट्रोल रूम में उस वक्त 2 व्यक्ति बैठे थे जिनका काम आंखें खुली और कान बंद रखना था। उनके सामने बोर्ड पर 3 टीवी सेट मौजूद थे। टीवी सेटों के जरिए वो जहाज पर स्थित ब्रूटा के प्राइवेट हिस्से पर पूरी तरह नजर रखते थे। अगर कहीं कोई शक या फिर गड़बड़ वाली बात होती तो वे इंटरकॉम पर तुरंत बगल में स्थित गार्ड रूम में खबर देते, हालात बताते और फिर आगे का काम उन गार्ड्स का होता कि क्या करना है, या फिर खतरे का अलार्म बजा देते। टीवी स्क्रीनों पर वे ब्रूटा के बेडरूम का नज़ारा नहीं देख सकते थे क्योंकि निगरानी कर रहे वीडियो कैमरों का कनेक्शन बेडरूम में नहीं था। एक आध बार से ज़्यादा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उस प्राइवेट हिस्से में आ पहुंचा हो। एक बार एक यात्री यूं ही इस तरफ आ पहुंचा था, तब इत्तेफाक से दरवाज़ा खुला रह गया था। उसे पकड़कर पूछताछ के बाद बाहर कर दिया गया। एक बार ब्रूटा का पुराना दुश्मन दरवाजे के बाहर मौजूद गनमैन का सिर तोड़कर उसकी जेब से चाबी निकालकर भीतर प्रवेश कराया था। वो जुदा बात थी कि भीतर के गनमैनों ने उसे गोलियों से भून दिया था, परंतु उसके बाद से सुरक्षा सिस्टम में यह बात आ गई कि दरवाजे की चाबी बाहर खड़े गनमैन के पास नहीं होगी, दरवाजा भीतर से बंद रहा करेगा। बाहर खड़ा गनमैन सिर्फ आने वाले की सूचना वॉकी टॉकी या इंटरकॉम पर भीतर देगा। उसके बाद यह फैसला भीतर वालों पर होगा कि आने वाले के लिए दरवाजा भीतर से खोलना है या नहीं। जो भी हो, उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने भीतर आने की कोशिश की हो। वैसे भी भीतर वाले यह बात पक्की किए रहते हैं कि कोई भीतर नहीं आ सकता। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो फौरन उन्हें खबर मिल जाएगी, तब वे सब संभाल लेंगे। 2-2 की 8-8 घंटों की कंट्रोल रूम में ड्यूटी रहती थी। ये जो दोनों गार्ड्स इस वक्त मौजूद थे वे 6 बजे अपनी ड्यूटी पर आ जमे थे। स्क्रीनों और कैमरे की सहायता से दोनों ने ब्रूटा और मलानी की स्पष्ट बातचीत
और फिर मलानी को कैद किए जाते देखा। इस वक्त उन दोनों ने कोई बात नहीं की इस बारे में, क्योंकि तब ऊपर से कोई आ सकता था। करीब घंटा पहले उन दोनों को डिनर सर्व किया गया। अब 11 बज रहे थे। स्क्रीन पर वे दोनों ब्रूटा और वैशाली को डिनर करते देख रहे थे। दोनों ड्राइंग हॉल में एक तरफ मौजूद डाइनिंग टेबल पर थे। ब्रूटा वैशाली को डिनर के दौरान बता रहा था कि मलानी को किस चालाकी से उसने पकड़ा। एक स्क्रीन पर वो छोटी सी गैलरी नजर आ रही थी जहां प्रवेश द्वार था। तीसरी स्क्रीन पर अन्य हिस्सों के दृश्य नजर आ रहे थे। तेरा क्या ख्याल है मलानी के बारे में? एक ने दूसरे से पूछा। मेरा क्या ख्याल होना है, दूसरा बोला। मलानी को गिरफ्तार करके कैद करके ब्रूटा साहब ने ठीक किया। अभी मलानी की जान ली जाएगी। क्या कह सकता हूँ? मेरे ख्याल में ब्रूटा साहब का यह कदम गलत है मलानी को लेकर, पहले वाला सोच भरे स्वर में कह उठा। मलानी ने हमेशा ब्रूटा साहब के लिए काम किया है। अगर वो एक लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ गया है तो ब्रूटा साहब को उसके खिलाफ इतना सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए, वो बोला। लेकिन उस लड़की को लेकर मलानी ने ब्रूटा साहब से झूठ बोला है कि ब्रूटा साहब को समझना चाहिए कि प्यार में थोड़ा बहुत झूठ बोला जाता है। इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अगर वो मलानी को कुछ न कहते तो भविष्य में मलानी ब्रूटा के लिए और भी जान की बाजियां लगाता। मेरे ख्याल में ब्रूटा साहब ने फैसला करने में जल्दबाजी कर दी है। तो इससे ब्रूटा साहब को क्या फर्क पड़ता है, दूसरा लापरवाही से कह उठा। एक मलानी गया तो ब्रूटा साहब 10 मलानी पैदा कर लेंगे। इस धंधे में नोट हो तो बंदों की कमी नहीं होती। मलानी विश्वासी है, जो आएगा वो भी विश्वासी बन जाएगा। बात ये हो रही थी कि मलानी के साथ ठीक हुआ या गलत। हम में ये बात होनी ही नहीं चाहिए। हमें अपनी ड्यूटी के आगे सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक बोलता है तू, उसने गहरी सांस ली। सिगरेट देना? दोनों ने सिगरेट सुलगाकर स्क्रीन पर निगाह मारी। मैं मलानी को देखता हूँ, वो किस हालत में है। कहने के साथ ही उसने डैशबोर्ड पर मौजूद बटनों को दबाया तो ड्राइंग हॉल का दृश्य स्क्रीन से गायब हो गया और दूसरी तरफ बने केबिनों के भीतर का दृश्य नजर आने लगा, जो कि खाली था। इस वक्त 11:02 हो चुके थे। उसने कई जगहों के बटन दबाकर मलानी को तलाश करने की चेष्टा की, परंतु मलानी तो क्या, कहीं भी कोई भी नजर नहीं आया। ये अचानक सब कहाँ चले गए? होने तो यहीं चाहिए, कोई नजर नहीं आ रहा। कहने के साथ ही उसने बटन दबाकर ड्राइंग हॉल पर टीवी को सेट किया तो देखा अब वहां ब्रूटा और वैशाली भी नहीं थे, जो डिनर ले रहे थे। ब्रूटा साहब और मैडम कहाँ गए? उसके साथी ने भी उस स्क्रीन पर निगाह मारी। डिनर के बाद उठ खड़े हुए होंगे, वो लापरवाही से बोला। तो उनके खाने के बर्तन तो होने चाहिए टेबल पर, वो भी उठा लिए गए होंगे। तुम तो जानते ही हो कि ब्रूटा साहब के उठते ही बर्तन उठा लिए जाते हैं, टेबल को फौरन साफ कर दिया जाता है। ये कोई नई बात है क्या? लेकिन इतनी जल्दी? वो उलझन में था। तू क्यों सिर खपाता है? अपना काम कर, कोई भी नजर नहीं आ रहा। मतलब की खास बात है और सब ब्रूटा साहब के बेडरूम में है, तभी वे हमें नजर नहीं आ रहे। और जिसे केबिन में बंद किया था वो लड़की, वो उसकी माशूका। मुझे लगता है उन दोनों का इंतजाम कर दिया गया है, तभी वो नजर नहीं आ रहे। वे दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि स्क्रीनों पर वे जो देख रहे हैं वो पुरानी रिकॉर्डिंग है, जिसे सोहन लाल ने चलाकर कैमरे से वास्ता रखती तार में कनेक्शन दे दिया था। बहरहाल वे दोनों अपनी ड्यूटी सावधानी से देते रहे। सतर्कता भरी निगाहें टीवी स्क्रीनों पर फिरती रही। डिनर के दौरान ब्रूटा ने वैशाली को मलानी और अनीता गोस्वामी के बारे में सब कुछ बताया। सुनकर वैशाली गंभीर अवश्य हुई, परंतु चेहरे पर सदाबहार मुस्कान अवश्य छाई रही। मलानी से ऐसी आशा नहीं थी, वैशाली ने शांत स्वर में कहा। लेकिन मैं हर किसी से हर बात की आशा रखता हूँ, ब्रूटा कड़वे स्वर में कह उठा। मुझे धोखा देना इतना आसान होता तो कब का मेरा नामो निशान मिट चुका होता। अनीता गोस्वामी को कहाँ पर कैद रखा है? वैशाली का स्वर सामान्य था। केबिन में, मलानी के बगल वाले केबिन में। बाहर पहरा है, वे यहाँ से नहीं मिल सकते। निकल भी गए तो कोई फायदा नहीं, जहाज समंदर में है, ब्रूटा मौत भरे स्वर में बोला। बातों के दौरान दोनों खाना खा रहे थे। अब क्या करना है मलानी का? उसे कुत्ते की मौत मारकर समंदर में फेंक दूंगा, एकाएक ब्रूटा गुर्रा उठा।
अरे वो अनीता गोस्वामी, उसे तो अपनी टांगे दबाने का काम दूंगा। उसकी वजह से मुझे काम के आदमी की जान लेनी पड़ रही है। ये तो गलत बात है। वैशाली मुस्कुराई। क्यों? टांगे दबाने का काम उसे मिल गया तो मेरा पत्ता कट जाएगा? नहीं कटेगा पत्ता। ब्रूटा मुस्कुराया। एक टांग तुम दबाया करना, एक वो। ये भी गलत बात है। वैशाली हंसी। क्यों? एक ही चीज को एक ही वक्त में बांट कर खाने में मजा नहीं आएगा। खैर छोड़ो, खाना खत्म करो, मलानी को निपटाना है। ब्रूटा बोला। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।